नमस्कार, मैं अनुज कुमार शुक्ला। आज हम स्थल मंडल के अंतर्गत वन का अध्ययन करेंगे। वन यहाँ पर यानी किसी भी क्षेत्र में जब पेड़ पौधे झाड़ियों की संख्या अधिक होती है तो वह भू क्षेत्र वन कहलाता है। यह हम पर्यावरण की दृष्टि से कहते हैं कि यदि किसी भू क्षेत्र में जब पेड़ पौधों में विविधता पाई जाती है तो उसे वनी वायोम कहा जाता है। उसे वनी वायोम या जीवोम कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यदि एक निश्चित भू क्षेत्र में पेड़ पौधों में विविधता हो तो वह क्या कहलाता है, वनी वायु। या किसी भू क्षेत्र में यदि पेड़ पौधों झाड़ियों की संख्या अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वन कहते हैं। वन पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है, वनों पर सर्वाधिक प्रभाव जलवायु का पड़ता है। सर्वाधिक प्रभाव जलवायु का पड़ता है। जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे इसी तरह के प्रकार में एक प्रकार है विषुवत रेखी सदाबहारी वन। विषुवत रेखी सदाबहारी वन। विषुवत रेखी सदाबहारी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा जो होती है, वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उन क्षेत्रों में सदाबहारी वन पाए जाते हैं। सदाबहारी वन हरे भरे सदैव क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। सदैव हरे भरे होते हैं, पत्तियां इनकी नहीं गिरती हैं। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के वन यानी जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर तक पाई जाती है वो वन क्या कहलाते हैं, सदाबहारी वन। और मुख्य रूप से विषुवत रेखी क्षेत्रों में इस प्रकार के वन ज्यादा पाए जाते हैं। क्षेत्रों में जैसे देखते हैं, क्षेत्र में कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, ब्राजील, भारत में असम, पश्चिमी घाट के बाद कुछ अन्य क्षेत्रों में जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है ये सदाबहारी वन पाए जाते हैं। यानी ये वृक्ष इन क्षेत्रों या सदाबहारी वन के वृक्ष क्या होते हैं, लंबे होते हैं और लगभग 40 से 60 मीटर तक लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। इनकी लंबाई का कारण यह होता है कि ये एक तो वर्षा के कारण जब वर्षा लगातार यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो 200 सेंटीमीटर अधिक होने के कारण अनेक प्रकार के पौधों की प्रजातियां यहाँ पर उगती हैं और पौधों की वृद्धि या विकास के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक होता है। और सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए इन वनस्पतियों में एक होड़ सी लगती है और धीरे धीरे उनकी तनों की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। यदि हम थोड़ा सा विज्ञान के अंतर्गत चलें तो विज्ञान में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन कुछ हार्मोन्स होते हैं। और हार्मोन्स जो ऑक्सिन जो होता है ये सूर्य यानी प्रकाश पर निर्भर करता है। जब प्रकाश अधिक प्राप्त होगा तो कहने का मतलब है कि इस हार्मोन्स भी अधिक होगा और जब हार्मोन्स अधिक होगा तो उन पौधों की लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक सामान्य कारण में जैसे बताया गया
कि लगातार पौधों में वृद्धि यानी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करने में होड़ होगी। साथ ही साथ हार्मोन भी निर्भर करता है इन वृक्षों की लंबाई में। और तो इससे प्रश्न बना कि सर्वाधिक लंबे वृक्ष किन क्षेत्रों में या किस प्रकार के होते हैं? सदाबहारी वन या विषुवतरेखी वन जो होते हैं और सर्वाधिक लंबे वृक्ष होते हैं। अब यहाँ पर एक विशेषता है कि उत्पादन भी इन वृक्षों में क्या होगी? अधिक होगी। उत्पादन क्यों होगा? लगातार वर्षा हो रही है, वर्षा होने के कारण इन क्षेत्रों में उत्पादन भी क्या होता है? या वनस्पतियां, अनेक प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, पाई जाती हैं। तो वह क्षेत्र कौन सा है? सदाबहारी वन। और वह क्षेत्र क्या कहलाएगा? विषुवतरेखी वन। इनके उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण रोजवुड, रोजवुड है, सिंकोना है, रोजवुड, सिंकोना, ताड़, नारियल, ताड़, नारियल, इस प्रकार के यानी रोजवुड, सिंकोना, ताड़, नारियल, इस प्रकार के वृक्ष इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब अगले वन के प्रकार में हम देखते हैं कि अगला जो वन का प्रकार है वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। पर्णपाती वन नाम से ही कि पर्णपाती यानी जो साल में एक बार अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का या इन्हीं वन को हम कहते हैं मानसूनी वन। ये वन साल में एक बार अपनी पत्तियां क्या करते हैं? गिरा देते हैं। दोनों गोलार्ध में 10 अंश अक्षांश से 30 अंश अक्षांश के मध्य ये वन पाए जाते हैं। दोनों गोलार्ध में 10 से 30 अंश अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। विश्व में या भारत में सर्वाधिक इसी प्रकार के वन हैं, सर्वाधिक इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। 200 सेंटीमीटर तक होती है। इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब इन वनों की समस्या ये है कि जब ये पत्तियां साल में एक बार अपनी गिराते हैं तो पत्तियां जब मृदा पर्यास्तर पर पहुंचती हैं तो पत्तियां सड़ती हैं और सड़ने के कारण मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। तो यदि एक बार इन वनों को हम काटते हैं तो इनमें पुनर्उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। पुनर्उत्पादन की क्षमता अधिक पाई जाती है। किस पे भी प्रश्न बना कि किस प्रकार के वनों में पुनर्उत्पादन की क्षमता अधिक होती है? पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के वनों में अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वनों में पुनरुत्पादन की क्षमता अधिक होती है। दूसरी समस्या यह है कि गर्मियों में जब इन वृक्षों की टहनियां आपस में रगड़ती हैं तो पत्तियों पर गिरती हैं और इस प्रकार के वनों में आग लगती है, जिसे वनाग भी कहते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वनाग की समस्या से जूझते रहते हैं। तीसरी बात यह है कि इस प्रकार के वनों को हम विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कहने का मतलब यह है तो वनाग्नि की समस्या से दूसरी चीज यह है कि कटाई से सर्वाधिक प्रभावित इस प्रकार के वन हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है ये कटाई की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है कि कीटों में कौन सी प्रजाति सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है? तो कीटों में जो मच्छर है, कीटों में मच्छर की संख्या यहाँ पर अधिक होती है। और इस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं
वनों में, जैसे है सागौन है, साल है, सागौन है, शीशम है, नीम है, महुआ है। इस प्रकार के वनों की क्या है, ये उदाहरण है। बांस भी ले सकते हैं, बांस किस प्रकार के वन हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के क्या हैं, ये उदाहरण हैं। आगे हम चलते हैं रुमसागरी, रुमसागरी वन। अगला जो वन का प्रकार है रुमसागरी, रुमसागरी वन। इनका विस्तार रुमसागरी वन, इनका विस्तार दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में 30 से 45 अंश अक्षांश के मध्य होता है। इस प्रकार के वनों में विशेषता यह है कि यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उन वृक्षों के जो फल होते हैं वो रसदार होते हैं। छालें इनकी क्या होती हैं, मोटी होती हैं, छालें मोटी, पत्तियां भी क्या होती हैं, पत्तियां भी इनकी मोटी होती हैं। इस प्रकार के वन रूस, ब्राजील, अमेरिका, रूस, ब्राजील, अमेरिका, चीन, भारत आदि देशों में पाए जाते हैं। ये क्या है, रुमसागरी वन। यहाँ पर मुख्य रूप से रसदार फल होते हैं, छालें क्या होंगी, मोटी होंगी, पत्तियां भी क्या होती हैं, मोटी होती हैं, तनों में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। इसी प्रकार के वनों में कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष नाम से, जैसे घास के मैदान भी होते हैं, उन्हें विशेष नामों से जाना जाता है। जैसे कैलिफोर्निया में चैपरल, कैलिफोर्निया में चैपरल, ऑस्ट्रेलिया में मैली, चिली में मेटोरल आदि नामों से जाना जाता है। यह है रुमसागरी वन। आगे के प्रकार में हम देखते हैं टाइगा या कोणधारी वन। टाइगा या कोणधारी वन, टाइगा या कोणधारी वन सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में, टाइगा या कोणधारी या इसे हम कहते हैं समशीतोष्ण क्षेत्रों की ये क्या होती है, विशेषता होती है। टाइगा या कोणधारी वन ये कभी आप देखे होंगे, इस प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश से 65 अंश अक्षांश के मध्य एक पट्टी के रूप में इस प्रकार के वन फैले हुए हैं। इस प्रकार के वन कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन आदि देशों में पाए जाते हैं। मुख्य विशेषता यह है कि इस प्रकार के वनों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। आर्थिक
महत्व अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन वृक्षों के तने क्या होते हैं? मुलायम होते हैं, यानी मुलायम लकड़ियां होती हैं। मुलायम लकड़ियां होने के कारण इस प्रकार के वनों की का आर्थिक महत्व अधिक होता है। यह है टैगा या कोणधारी वन। आगे जब हम चलते हैं कि वनों के प्रकार में, तो एक है दलदली वन। जैसे मिट्टी में हम लोग पढ़े कि दलदली वन या दलदली मिट्टी, पीट या दलदली। तो यहाँ पर मुख्य रूप से किस प्रकार के वन? मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियां सुंदरी और सुंदरी से बना सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो है, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की अधिकता है, इसलिए इसे हम सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों की विशेषता यह होती है कि ये जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं नाइट्रोजन की कमी होती है, और इन वनस्पतियों में एक स्तंभ मूल निकलते हैं और ये वायु से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं और ये नाइट्रोजन वायु से लेकर नाइट्रेट में बदलते हैं। तो स्तंभ मूल इस प्रकार के वनों में, दलदली जो वन है, यहाँ के वृक्षों में स्तंभ मूल पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला एक है मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन के बारे में जैसे मिट्टी में बताया गया कि मरुस्थल या रेगिस्तान क्षेत्र की मिट्टियों के कण क्या होते हैं? मोटे होते हैं। जब मोटे होते हैं तो सूर्य का प्रकाश इसमें अंदर तक पहुंचता है, तो अंदर तक पहुंचने के कारण नमी जो है क्या होती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं या जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, उनकी जड़ें नमी की खोज में क्या होती हैं? लंबी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार के क्षेत्रों में जड़ें क्या होती हैं? वृक्षों में जड़ें लंबी होती हैं। पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। तना मांसल होता है। ज्यादातर तना क्या होगा? मांसल होगा। जंतुओं के पैर गद्देदार होते हैं, जिससे कि चलने में आसानी हो। तो इस प्रकार के वनों में मुख्य रूप से जैसे नागफनी, कैक्टस, बबूल आदि मरुस्थलीय वन के उदाहरण हैं। आगे हम मरुस्थलीय वन के बाद हम पढ़ते हैं टुंड्रा वन, यानी कि यह वह क्षेत्र जहाँ पर बर्फ हमेशा यानी बर्फ से ढका रहता है। दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी। तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का दिन 6 माह की रातें, दक्षिणी गोलार्ध में भी 6 माह के दिन 6 माह की रातें होती हैं। और जब सूर्य उत्तरायण होगा या दक्षिणायन होगा, तो जब सूर्य उत्तरायण होता है, मान लीजिए सूर्य जब क्या हुआ? उत्तरायण हुआ, तो बर्फ जब पिघलती है तो उन क्षेत्रों में क्या होता है कि जब बर्फ पिघलती है तो छोटी छोटी घासें उगती हैं, घासें उग जाती हैं और कुछ झाड़ियां भी आ जाती हैं। ऐसे वृक्षों को कहा जाता है अल्पाइन। तो यानी बर्फीले क्षेत्रों में जो वनस्पतियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पाइन कहते हैं। चाहे वो बर्फी की कोई भी क्षेत्र, चाहे टुंड्रा हो या पर्वतीय क्षेत्रों में जो पर्वत ऊंचे हैं, वहां पर जब बर्फ पिघलती है तो कुछ घासें या झाड़ियां उगती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्पाइन कहते हैं। जैसे भारत में हिमालय है, तो हिमालय के ऊपरी हिस्से पर पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं? अल्पाइन कहते हैं।
तो यहाँ की विशेषता होती है कि फर्न होगा, फिर सील मछली होगी। सील मछलियों का शिकार करती हैं एस्किमो जनजाति। एस्किमो जो है इनका शिकार करते हैं, और शिकार किससे करते हैं? हार्पून क्या है? हड्डियों से बना हुआ एक क्या है? औजार है। और रेंडियर एक प्रकार के जीव हैं, या एक प्रकार के जीव हैं जो इन जनजातियों की एक गाड़ी होती है जिसे क्या कहते हैं? स्लेज, इसको खींचते हैं। ये है टुंड्रा क्षेत्र की विशेषता। इससे आए दिन प्रश्न बनता है, और इनके मकान को बताया भी गया है कि इन जनजातियों के बर्फ के मकान को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। बर्फ के मकान को इग्लू। यहाँ रहते हैं। हार्पून इनका औजार है। रेंडियर एक कुत्ता है जो या जीव है जो स्लेज गाड़ी को खींचते हैं, और हार्पून इनका औजार एस्किमो जनजाति सील मछली। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार की पक्षी भी है। पक्षी का नाम है टर्न। ये है टुंड्रा क्षेत्र की विशेषता। और यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। आगे हम कुछ विविध प्रकार के वनस्पतियां जो विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कुछ फसलें, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि सीटेट में एक प्रश्न इससे बनता है। धन्यवाद।